दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग छायावाद का लगभग 66 प्रश्न का अध्ययन करेंगे। इसके पहले मेरे अगर आप वीडियो को देखे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित बहुत सारा वीडियो इसके पहले पड़ा हुआ है। और इसके पहले भारतीय युग द्विवेदी युग का अध्ययन हम लोग इसके पहले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लोग छायावाद से संबंधित अति महत्वपूर्ण करीब 66 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हों तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आशा है कि आप सब परिवार कुशल होंगे, प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। आइए चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। यह परिभाषा किसकी है? दोस्तों, कभी कभी परीक्षाओं में, विशेष करके पीजीटी लेवल के परीक्षाओं में या टीजी लेवल परीक्षाओं में कथन पूछता है और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें से जो कथन है, निश्चित है कि एक आध कथन किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण, इसको आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। तो ये 52 नंबर का जो ये प्रश्न है कि छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है, यह परिभाषा किसकी है? यानी कि ये जयशंकर प्रसाद की है, सुमित्रा नंदन पंत की है, रामकुमार वर्मा की है, महादेवी वर्मा की है। तो दोस्तों सही विकल्प है आपका डी, महादेवी वर्मा। यह वाक्य जो है कि महादेवी वर्मा का, यह कथन महादेवी वर्मा का है। 53 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, यही छायावाद है। यह कथन किसका, यह परिभाषा किस आलोचक की है? तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, रामकुमार वर्मा की है, फिर जयशंकर प्रसाद की है। तो सही विकल्प है रामकुमार वर्मा। इसको याद रखेंगे। आत्मा की, परमात्मा की छाया आत्मा पर, आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ने लगती है, छायावाद है। यह कथन जो है कि रामकुमार वर्मा का है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। यह कथन किस व्यक्ति का है, माने किस आलोचक का है? जयशंकर प्रसाद का है, परमानंद श्रीवास्तव का है, नगेंद्र का है, या फिर शांतिप्रिय द्विवेदी का है? तो दोस्तों आपका सही विकल्प हो जाएगा ए, ये जयशंकर प्रसाद का कथन है। ठीक है ना। 55 नंबर देख लीजिए। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन आपको बताना किस आलोचक का है? डॉक्टर नगेंद्र का है, रामचंद्र शुक्ल का है, मुकुटधर पांडे का है, या फिर आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी का है? तो दोस्तों सही विकल्प आपका है बी, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी। यह विचार किस आलोचक के हैं? 56। तो आपको ये बताना है किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या राम विलास शर्मा का है, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, फिर नगेंद्र का है? तो दोस्तों सही विकल्प है सी, यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ठीक है। 57 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इनमें से कौन सी विशेषता छायावादी काव्य में नहीं है? कौन सी विशेषता छायावादी काव्य में नहीं है? रहस्यवादी भावना, स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता, शोषण का विरोध, अभिव्यंजना पद्धति में नवीनता। तो दोस्तों सही विकल्प आपका है सी, शोषण का विरोध इसमें छायावाद में नहीं था, यही आपका विकल्प हो जाएगा। 58 नंबर देख लिया जाए। 58 नंबर। विधुर उर के मृद भावों से तुम्हारा कर नित नव श्रृंगार, पूजता हूँ मैं तुम्हें कुमारी मुद दुहरे दृग द्वार। ये पंक्तियाँ किस छायावादी कवि की है? पंत की है,
प्रसाद की है, निराला की है या फिर महादेवी वर्मा की है। तो दोस्तों यह विकल्प है पंत जी का, ये पंत जी का विकल्प है, सॉरी पंत जी का ये पंक्ति है, इसको ध्यान रखिएगा। विधुर उर के मृद भाव, जहाँ विधुर उर वाला जो शब्द हो वहाँ पंत का ऑप्शन आप लगा दीजिएगा। ठीक, आइए 59 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। यह पंक्ति किसका है? सुमित्रानंदन पंत का, जयशंकर प्रसाद का, निराला जी का या फिर महादेवी वर्मा का। तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा सी, ये निराला जी की पंक्ति है। जहाँ ध्यान रखिएगा धिक जीवन या धिक साधन जहाँ हो वह आप जो है कि निराला जी का ऑप्शन सही कर दीजिएगा, आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है ना। आइए हम लोग 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 60 नंबर का क्वेश्चन है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत के नगपत तल में, पूरी पंक्ति ये है। यह पंक्ति किस छायावादी कवि की है? ठीक है ना। तो ये जो है कि आपका पंत का है, प्रसाद का है, निराला का है, फिर महादेवी वर्मा का है। तो दोस्तों आप इसको हमेशा याद रखिएगा, यह पंक्ति जो है प्रसाद जी का है। ठीक है ना, यह बी आपका विकल्प सही हो जाएगा। 61 नंबर हम देख लेते हैं। छायावाद की समय सीमा क्या मानी गई है? छायावाद की समय सीमा क्या मानी गई है? 1900 से 1920, 1920 से 1935, 1918 से 1936 या फिर 1930 से 1950। तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा सी, 1918 से 1936 ये छायावाद की सीमा मानी गई है। 62 नंबर हम देख लेते हैं इसी लगे। इन कविताओं में से छायावाद का प्रारंभ किस कविता से मानना समीचीन है? मौन निमंत्रण से, जूही की कली से, मैं नीर भरी दुखी बदली से या फिर बादल से। तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा बी, जूही की कली। जूही की कली जो रचना निराला जी की है और इसमें अश्लीलता का आरोप लगा करके महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस कविता को सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया। और यह दोनों लोगों के बीच में, निराला जी के और मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बीच में काफ़ी इसको बात को लेकर के टकराहट भी हुई, यह सभी लोग जानते भी हैं। एक विवाद भी लोगों के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव भी पैदा हुआ था। लेकिन जूही की कली से ही जो है छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। मैं कुछ एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ ताकि ये सब चीज़ें आपको हमेशा याद रहेंगी। ठीक है ना। आइए 63 नंबर क्वेश्चन में देखते, जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति इसमें से कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति कौन सी है? आंसू है, झरना है, लहर है, कामायनी है। तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा डी, कामायनी। ठीक है ना। 64 नंबर देख लेते हैं। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? आप सभी लोग जानते हैं 8, 6, 10, 15। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि कामायनी में कुल 15 सर्ग होते हैं। ठीक है ना। कामायनी का प्रकाशन कब हुआ था? आप इसको याद रखिए हमेशा। कामायनी का प्रकाशन कब हुआ था? 1925, 1935, 1940 या फिर 1915। तो ये इनकी अंतिम यह जो है कि रचना है, इसलिए जब अंतिम है तो इसका विकल्प भी लगभग आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि इनकी आयु सीमा को ध्यान में रखते हुए यह 1935 ईस्वी यानी कि बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। 1935 में कामायनी की रचना हुई थी। ठीक है ना। 66 नंबर देखते हैं। सुंगनी साहू घराने में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ था? सुंगनी साहू बहुत ही एक सम्मानजनक परिवार था और बहुत प्रसिद्ध परिवार था उस समय के, छायावाद के समय में। और उसमें एक महान लेखक और कवि का जन्म हुआ था। उनका नाम आपको बताना है। निराला थे, प्रसाद थे, पंत थे या मुकुटधर पांडे थे। तो दोस्तों शायद आप जानते भी होंगे ये प्रसाद जी के घराने को सुंगनी साहू के घराने के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना। आइए 67 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रसाद के उस काव्य ग्रंथ का नाम बताइए जिसकी रचना पहले ब्रजभाषा में की गई थी किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। पहले ब्रजभाषा में किया गया था, फिर खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया था। आपको ये बताना है झरना है, प्रेम पथिक है, लहर है या फिर आंसू है। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा 67 का बी, प्रेम पथिक। प्रेम पथिक जो है पहले ब्रजभाषा में लिखा गया था, फिर बाद में खड़ी भाषा में इसका अनुवाद हुआ। आइए 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसाद द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? प्रसाद द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? आंसू है, झरना है, लहर है, फिर चित्राधार है। तो आंसू जो है यह उनकी
विरह काव्य है, ठीक है ना। आइए 69 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है, बौद्ध दर्शन, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या फिर शैव दर्शन। तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा डी, यानी कि शैव दर्शन। 70 देख लेते हैं, कामायनी के पात्र ईड़ा का प्रतीकार्थ क्या है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इनके जितने भी पात्र रहे हैं वे सभी पात्र एक प्रतीक के रूप में रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि ईड़ा किस चीज़ की प्रतीक थी, ये बुद्धि की थी, हृदय की थी, मन की थी या फिर धर्म की थी। तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा बी, यह ईड़ा जो है कि बुद्धि की प्रतीक थी। आइए चलिए हम लोग 71 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के आधार पर प्रसाद पर क्या आरोप लगा था। क्या आरोप लगा था आपको ये बताना है, दार्शनिक होने का, पलायनवादी होने का, यथार्थवादी होने का, फिर आदर्शवादी होने का। तो दोस्तों ये पंक्ति भी आप देखेंगे तो आप इसका ऑप्शन आपको उसको पता चल जाएगा। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, माने कहीं जाने की बात हो रही है, पलायन करने की बात हो रही है, समझ में आ रहा है ना। तो पलायन करने बात हो रही है तो पलायनवादी होने का आरोप इन पर लगा था, ठीक है ना। आइए हम लोग 72 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 नंबर के क्वेश्चन क्या कह रहा है, 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, ये पंक्ति किस कवि की है आपको ये बताना है। पंत का है, प्रसाद का है, निराला का है, फिर महादेवी वर्मा का है। तो ये विकल्प नंबर बी, यानी प्रसाद जी की ये पंक्ति है, ठीक है ना, प्रसाद जी की पंक्ति है। 73 नंबर हम लोग देख लेते हैं, सरोज स्मृत नामक रचना किस कवि की है। सरोज स्मृत नामक रचना किस कवि की है, पंत की, प्रसाद की, निराला की या फिर मैथिली शरण गुप्त की। तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा सी, निराला जी की रचना है। सरोज स्मृत जो है कि किसकी रचना है, निराला जी की रचना है। 74 नंबर हम इसी लगे देख लेते हैं, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा का कथानक प्रतीक रूप में घोषित करता है, राम की रावण पर विजय या फिर देव की दानव पर विजय या मानव की शक्ति पर विजय या सत्य की असत्य पर विजय। तो दोस्तों विकल्प नंबर डी आपका हो जाएगा कि सत्य की असत्य पर विजय। 75 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं, निराला की जोही की कली कविता को किस पत्रिका ने अस्वीकार कर दिया। इसके पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, आप ध्यान दिए होंगे तो आप चर्चा में सुने होंगे कि सरस्वती पत्रिका, यानी जिसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, यह जो है कि जूही की कली कविता को छापने से अस्वीकार कर दिया। इसके लिए इन लोगों के बीच में कुछ विवाद भी रहा, ठीक है ना। आइए 76 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, तोड़ती पत्थर कविता का मूल स्वर क्या है। तोड़ती पत्थर छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी या फिर इसमें से कोई नहीं। तो ये प्रगतिवादी कविता, मतलब इसका मूल स्वर जो है कि प्रगतिवादी रहा है। 77 महाप्राण किस छायावादी कवि के नाम से पहले जुड़ा रहा है। महाप्राण बहुत चर्चित नाम है, आप सब जानते हैं, कहा भी जाता है महाप्राण निराला, महाप्राण निराला। तो सीधा इसका ऑप्शन हो जाएगा निराला जी, ठीक है ना। ये निराला जी को महाप्राण कहा जाता है, प्रसाद पंत या महादेवी वर्मा को नहीं कहा जाता था। 78 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। बहुत चर्चित प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न, आप सब जानते भी हैं, इसको फिर ऑप्शन देने की कोई जरूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं प्रकृति का सुकुमार कवि पंत को ही कहा जाता है, प्रसाद, श्रीधर पाठक, हरिओत को नहीं कहा जाता है, ठीक है ना। आइए 79 नंबर के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 79 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, कविता करने की प्रेरणा मुझे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि पूर्वांचल प्रदेश को है। यह कथन किस कवि का है। बहुत ही इम्पोर्टेंट यह कथन है, यह बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, यह आपको ध्यान देना है। यह जयशंकर प्रसाद का है, महादेवी वर्मा का, सुमित्रानंद पंत का है, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। तो पूर्वांचल प्रदेश में जिनका जन्म हुआ था उनका हुआ था कौशानी में, यानी कि सुमित्रानंद पंत जी का जन्म हुआ था कौशानी में, जो कि मतलब उधर उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। आइए 80 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस कवि के काव्य का क्रमिक विकास छायावाद, प्रगतिवाद एवं नव मानवतावाद रूप में हुआ।
किसका हुआ? पंत जी का हुआ, प्रसाद जी का हुआ, महादेव वर्मा का हुआ, फिर निराला जी का हुआ। तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा ए, सुमित्रानंदन पंत जी का क्रमिक विकास। इस तरह पहले छायावादी रहे, फिर प्रगतिवादी हो गए, फिर नवमानवतावादी हो गए। ठीक है ना। 81 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हिंदी में मधु काव्य की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? हिंदी में मधु काव्य की रचना का श्रेय मधुशाला, मधुबाला। ठीक है ना, आप सब जानते हैं, ऑप्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सीधे सीधे इसका उत्तर हो जाएगा बी, बच्चन जी। बच्चन जी मैंने कौन? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है ना, हरिवंश राय बच्चन जो है कि ये मधु काव्य का ये इन्होंने सृजन किया और बहुत सारी रचनाएं मधु काव्य पर किए, इसलिए ये मधु काव्य की रचना का श्रेय नहीं दिया जाता है। आइए 82 नंबर का हम लोग देख लेते हैं। मधु कलश का रचनाकार का नाम बताइए। मधु कलश के रचनाकार का नाम आपको बताना है। हरिवंश राय बच्चन है, बालकृष्ण शर्मा नवीन है, अद्वैत सिंह उपाध्याय हैं, या फिर रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा ए, हरिवंश राय बच्चन। 83 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बजी नफीरी और नमाजी भूल गया अल्लाह ताला, यह पंक्ति किस कवि की है? आप सब जानते हैं मधुशाला की है। मधुशाला नामक जो रचना है उसकी पंक्ति है। तो मधुशाला किसने लिखा है आप सब जानते हैं, इसलिए इसका विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी, बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी का ये मधुशाला से ये लिया गया है। ठीक है ना। आइए हम लोग 84 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 84 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन सा छायावादी कवि आकाशवाणी में सेवारत था? कौन सा छायावादी कवि आकाशवाणी में सेवारत था? प्रसाद, पंत, बच्चन या फिर दिनकर? तो पंत जी थे, सुमित्रानंद पंत जी आकाशवाणी में यह सेवारत थे। निम्नलिखित सूचियों को क्या करना है? सुमेलित करना है। 85 नंबर का क्वेश्चन, सूची को सुमेलित करना है। राम की शक्ति पूजा किसका है? ते ही मिलान कर लीजिए। ठीक है ना। राम की शक्ति पूजा है निराला जी का। आंसू किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। लोकायतन किसका है? सुमित्रानंदन पंत जी का। और फिर सांध्य गीत किसका है? महादेवी वर्मा जी का। तो इस तरह से आपका विकल्प नंबर हो जाएगा सी, यानी 1 का डी। ठीक है, 1 का डी, 2 का सी, 3 का ए और 4 का आपका दिया हुआ है बी। ठीक है ना। आइए 86 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 86 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 86 कह रहा है इनमें से कौन सी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कामायनी, दीपशिखा, चिदम्बरा, फिर अनामिका? तो दोस्तों चिदम्बरा पर मिला था पंत जी को। ठीक है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार। राम की शक्ति पूजा का संबंध के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न नहीं है। निराला के राम अवतारी पुरुष हैं। निराला के राम सामान्य मानव है। निराला के राम लीला पुरुषोत्तम है। तो 87 नंबर का विकल्प आपका हो जाएगा सी, निराला के राम सामान्य मानव है। ठीक है ना। 88 नंबर, दिक जीवन जो पाता आया विरोध, यह किसके जीवन का सत्य अभिव्यक्ति? इसके पहले पढ़े हैं, यह किसके जीवन का सत्य का अभिव्यक्ति यह पंक्ति करता है? तो निराला जी के जीवन की। निराला जी की पंक्ति है और निराला जी के अपने जीवन के सत्यता को इस पंक्ति के माध्यम से करने का प्रयास किए हैं। ठीक है। आइए सरोज स्मृत में सरोज कौन थी? 89 नंबर, सरोज स्मृत में सरोज कौन थी? निराला की पत्नी, निराला की प्रेमिका, निराला की माता, फिर निराला की पुत्री? तो दोस्तों क्या है, ये निराला की पुत्री थी और अपनी पुत्री के वियोग में असमय ही इनके परिवार में बहुत दुखद घटनाएं हुई। असमय ही इनकी पत्नी का देहांत होगा, असमय इनकी पुत्री का देहांत हो गया, इसलिए बहुत टूट से गए थे और ये बिल्कुल विरोधी या क्रांतिकारी प्रवृत्ति के हो गए थे। और उसी अपनी पुत्री जिसका नाम ही सरोज था और सरोज के याद में सरोज स्मृत नामक काव्यकृति इन्होंने किया। ठीक है ना। आइए 90 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निराला की साहित्य साधना नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? निराला की साहित्य साधना नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत, नंदुलारी वाजपेयी, रामविलास शर्मा, फिर डॉक्टर नगेंद्र? तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा सी, रामविलास शर्मा। ठीक है। आइए 91 नंबर का क्वेश्चन इसी लगे देख लेते हैं। 91 नंबर क्या कह रहा है? इसमें से आरसी प्रसाद सिंह की रचना कौन सी है? आपको ये बताना आरसी प्रसाद सिंह की रचना कौन सी है? युगवाड़ी है, मधुकर्ण है, रसकलश है, या फिर कलापी है? तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा सी, कलापी। कलापी जो है
यह आरसी प्रसाद सिंह की रचना है। 92, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति किस कवि की, आपको ये बताना। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा या फिर नरेंद्र शर्मा। तो दोस्तों विकल्प नंबर होगा सी, भगवती चरण वर्मा। 93 हम लोग देख लेते हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यह पंक्ति किसकी है? 93, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। बालकृष्ण शर्मा नवीन का है, माखनलाल चतुर्वेदी का है, नरेंद्र शर्मा का है या फिर सुमित्रानंद पंत का है। तो दोस्तों सही विकल्प है आपका ए, बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, यह नवीन जी की पंक्ति है। ठीक है ना। 94, कुकुरमुत्ता कविता किस कवि ने लिखी है? बहुत चर्चित पंक्ति है। अबे सुनबे गुलाब, गर पाई तूने खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इठला रहा है कैपिटलिस्ट। यह जो है कि पंक्ति बहुत ही चर्चित पंक्ति है और यह पंक्ति किसकी है? निराला जी की है और कुकुरमुत्ता से लिया गया है, इसलिए जो है कि यह निराला जी की यह कविता है। ठीक है ना। आइए 95 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए संजोग से आ भी गया, बहुत अच्छा। अबे सुनबे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? अबे सुनबे गुलाब, गर पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इठला रहा है कैपिटलिस्ट। यह जो है कि उसी कुकुरमुत्ता से लिया गया है। तो इसमें आपको ये बताना है कि गुलाब किसका प्रतीक है। गुलाब किस चीज़ का प्रतीक है? पूंजीपति का, कृषक का, शोषित का या फिर जमींदार का। तो दोस्तों सही विकल्प है ए, पूंजीपति का। 96 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दिनकर की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? बहुत चर्चित रचना है उनकी, दिनकर जी की, और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ था। रेणुका, हुंकार, सामधेनी या फिर उर्वशी। तो दोस्तों सही विकल्प है उर्वशी। उर्वशी पर इनको जो है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आइए 97 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं। बहुत ही हृदय को छू लेने वाली पंक्ति है। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, यानी कुत्तों को दूध और कपड़े मिलता है, लेकिन हमारे देश में बहुत सारे भूखे बालक भूख से अकुलाते हैं, लेकिन भोजन नहीं मिलता है। तो यह कह रहे हैं कि यह पंक्ति जो है 97 नंबर का ये जो है यह पंक्ति ये किसकी है, आपको ये बताना है। किस प्रकार की कविता है? प्रगतिवादी, छायावादी, प्रयोगवादी, फिर नई कविता। हाँ, ये किस प्रकार की कविता आपको ये बताना है। किसकी नहीं है? ये है तो दिनकर जी की है, लेकिन ये किस प्रकार की कविता है आपको ये बताना है। तो ये बताना है ये प्रगतिवादी कविता है आपका। ठीक है ना। छायावादी, प्रयोगवादी, नई कविता नहीं, ये प्रगतिवादी कविता है। ठीक। आइए आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? 98, आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान, सरोजिनी नायडू, महादेवी वर्मा या फिर उषा प्रियंवदा। तो आपका विकल्प नंबर हो जाएगा सी, महादेवी वर्मा। ठीक है ना। आइए 99 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रवासी के गीत नामक काव्य संकलन किस कवि का है? प्रवासी बहुत चर्चित यह मतलब पुस्तक है, काव्य है। यह अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में। हरिवंश राय बच्चन जी का है, नरेंद्र शर्मा का है, माखनलाल चतुर्वेदी का है, फिर भवानी प्रसाद मिश्र का है। तो 99 का दोस्तों सही विकल्प है बी, नरेंद्र शर्मा। 100 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मधुशाला एवं मधुबाला काव्य के संकलनों की रचना किसने की है? मधुशाला और मधुबाला जानते हैं, इसके पहले भी हम चर्चा किए, ध्यान दिए होंगे तो आपको याद होगा। यह किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की ये जो है कि रचना है। ठीक है ना, मधुशाला और मधुबाला। आइए मतवाला और समन्वय नामक पत्रों का संपादन 101 नंबर के क्वेश्चन में देख लेते हैं। मतवाला और समन्वय नामक पत्रों का संपादन किस छायावादी कवि ने किया है? प्रसाद ने, निराला ने, पंत ने, फिर मुकुटधर पांडे ने। तो दोस्तों सही विकल्प हो जाएगा बी, निराला जी ने। 102 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति कौन सी है? आपको ये बताना है प्रथम छायावादी कृति प्रसाद की कौन सी है। तो ये झरना, लहर, आंसू और कामायनी में क्या है? तो झरना है। झरना आपका जो है कि यह
आपका ये छायावादी कृति है, पहले छायावादी कृति। 103 नंबर का जो विकल्प है, इनमें से कौन सी रचना निराला जी की नहीं है? इसमें से कौन सी रचना निराला जी की नहीं है? परिमल, छोकोश्वास, गीतिका और तुलसीदास, आपको ये बताना है। तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा बी, श्वास छोड़ दिया जाए क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी की रचना, बाकी तीनों रचना जो है किनका? निराला जी का ही है। 104 नंबर का क्वेश्चन है, जूही की कली नामक कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? आपको प्रकाशन वर्ष बताना है जूही की कली नामक कविता का। 1916 है, 1920 है, 1936 है, फिर 1925 है। तो दोस्तों सही विकल्प है आपका ए, 1916, यह जो है कि है। अगला देखिए 105, जूही की कली कविता को सरस्वती संपादक, मतलब सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या आरोप लगा करके प्रकाशित करने से इनकार कर दिया? तो इसमें क्या है, ये 4 विकल्प दिया। इसमें से प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप, इसमें अश्लीलता, इसमें लाक्षणिकता पदावली है, लाक्षणिक पदावली, या फिर यह छंदबद्ध नहीं है। तो दोस्तों सही विकल्प है 105 का बी, यानी इसमें अश्लीलता है, यह कह करके ये जो है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको प्रकाशित करने से इनकार कर दिया। ठीक है ना। 106 नंबर का क्वेश्चन में देख लेते हैं, पंत की किस काव्यकृति पर छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? पंत की किस काव्यकृति को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? 106 नंबर का जो क्वेश्चन है, पल्लव, गुंजन, ग्रंथ या वीणा को। तो दोस्तों सही विकल्प है 106 नंबर का ए, पल्लव। पल्लव को जो है कि छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। ठीक है ना। अच्छा, आइए 107 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 107 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ है, पंत जी की किस कृति में भाषा, अलंकार, छंद, शब्द चयन के संबंध में एक लंबी भूमिका है? 107 नंबर का क्वेश्चन, पंत जी की किस काव्यकृति में भाषा, अलंकार, छंद, शब्द चयन के संबंध में एक लंबी भूमिका है? गुंजन, ग्रंथ, पल्लव या फिर वीणा? तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा 107 का सी, पल्लव में है। परिवर्तन कविता 108 नंबर, परिवर्तन कविता का मूल स्वर क्या है? परिवर्तन कविता का मूल स्वर क्या है? क्षणवाद, प्रकृति का चित्रण, जीवन की नश्वरता, सब कुछ परिवर्तनशील है। तो दोस्तों सही विकल्प है कि सब कुछ परिवर्तनशील है, यानी कि डी जो है कि इसका सही विकल्प है। 109 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि 109 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर काव्य रचना करने लगा? प्रसाद, पंत, निराला या फिर रूप नारायण? ठीक है ना, रूप नारायण पांडे। तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा 109 का बी, पंत जी। पंत जी अरविंद दर्शन से प्रभावित थे और इन्हीं से प्रभावित होकर के जो है कि काव्य रचना करने लगे थे। 110 नंबर का हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। 110 नंबर का क्वेश्चन क्या है, स्वर्ण काव्य की रचना हिंदी के किस कवि ने की है? स्वर्ण काव्य की रचना हिंदी किस कवि ने की है? नरेंद्र शर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुमित्रानंद पंत या फिर हरिवंश राय बच्चन? तो 110 का सी हो जाएगा दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत। 11 क्वेश्चन हम 111 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इनमें से कौन सी कृति में महादेवी के संपूर्ण कविताएं संकलित है? आपको ये बताना है किस कृति में महादेवी की संपूर्ण कविताएं संकलित हैं? सांदीगीत, दीपशिखा, नीरजा फिर यामा? तो दोस्तों सही विकल्प है आपका डी, यामा। यामा में इनकी सारी कविताएं जो है कि संकलित हैं। 112 नंबर के क्वेश्चन में देख लेते हैं, गीत गुंज नामक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? गीत गुंज नामक काव्य संकलन किस कृति की रचना है, किस कवि की रचना है? पंत प्रसाद, निराला या आरसी प्रसाद? तो दोस्तों सही विकल्प हो जाएगा सी, ये निराला जी का काव्य संकलन है। 113 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें से ओज और औदात्य का कवि किसे माना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। ओज और औदात्य का कवि किसे माना जाता है? प्रसाद को, पंत को, निराला को, फिर महादेव वर्मा को? तो सी हो जाएगा निराला को। 114 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इनमें से प्रसाद की कौन सी रचना गीत काव्य के अंतर्गत आती है? 114 नंबर, इनमें से प्रसाद की कौन सी रचना गीत काव्य के अंतर्गत आती है? आंसू, लहर, झरना या फिर कामायनी? तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा सी, लहर। लहर जो है कि गीत काव्य है। 115 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं कि आंसू का कौन सा संस्करण रहस्यवादी भावनाओं से युक्त होकर दिया गया है?
युक्त कर दिया गया है। आंसू का कौन सा संस्करण रहस्यवादी भावनाओं से युक्त कर दिया गया है? 115 नंबर का क्वेश्चन। प्रथम संस्करण, द्वितीय संस्करण, तृतीय संस्करण या फिर कोई नहीं? तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा द्वितीय संस्करण। 116 नंबर का क्वेश्चन में देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जनक किसे कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जनक किसे कहा है? लोचन प्रसाद पांडे, रूपनारायण पांडे, मुकुटधर पांडे या सूर्यकांत त्रिपाठी? ठीक है ना। तो यह जो है कि सही विकल्प आपका हो जाएगा 116 का सी, मुकुटधर पांडे जी को रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जनक कहा है। 117 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रसाद की रचना रजत शिखर किस वर्ग में आएगी? प्रसाद की रचना रजत शिखर किस वर्ग में आएगी? काव्य में, गीत काव्य में, विरह काव्य में, फिर काव्य नाटक में? तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा डी, काव्य नाटक में। रजत शिखर जो है कि जो पंडित जी की रचना है ये काव्य नाटक में आएगी। 118 नंबर का क्वेश्चन में देख लेते हैं। प्रेम और मस्ती की कविता लिखने वाले कवि इसमें से कौन है? प्रेम और मस्ती की कविता लिखने वाले हरिवंश राय बच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी, राय देवी प्रसाद पूर्ण या अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि अवध? ठीक है ना। तो दोस्तों प्रेम और मस्ती की कविता लिखने वाले जो कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और दोस्तों मैं एक बार मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि मधुशाला का आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि वास्तव में इतनी मस्ती और किसी रचना में आपको नहीं मिलेगी। उसकी कुछ पंक्ति मैं आपको सुना रहा हूँ। धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंतर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजे सबको छोड़ चुका जो मतवाला, पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी की स्वागत मेरी मधुशाला। एक एक गूढ़ तथ्य इनकी पंक्तियों में छिपे हुए हैं दोस्तों। तो निश्चित है कि आप जो है कि आप अगर मधुशाला को पढ़ें तो बहुत आनंद आएगा, क्योंकि मेरे सबसे फेवरेट कवि रहे हैं ये। हरिवंश राय बच्चन जी मेरे फेवरेट कवि रहे हैं। इनकी मधुशाला मैं बहुत बार पढ़ा हूँ और बहुत आनंद आता है। चलिए दोस्तों, तो आज का वीडियो बस यहीं तक। हम लोग छायावाद से संबंधित करीब 66 से अधिक प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग पढ़े हैं, व्याख्या सहित अगर देखा जाए तो। और आप लोग मेरे इस वीडियो को अब तक देखे, निश्चित है कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं। आपकी सफलता ही मेरा इनाम है, मेरा पुरस्कार है। मैं चाह रहा हूं कि बस आप सफल हों, बस यही मेरा पुरस्कार है। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और भी सारा मेरा वीडियो देखना चाहते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित, तो आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में। हाँ, लाइक और शेयर करना मत भूलिए, अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिए, क्योंकि यही हम लोगों को प्रेरणा प्रदान करता है, यही हम लोगों को मार्गदर्शन देता है। तो उसमें कहीं कोई कोताही मत बरतिए दोस्तों। तो इसके बाद फिर हम लोग अब आते हैं प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या फिर नई कविता का वीडियो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक। आप सभी लोगों को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।